आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम जैसे भाग रहे हैं वैसे हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी भाग रहे हैं। मतलब हमारे साथ इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक कॉमन कंप्लेंट है सबकी, पीठ दर्द, बैक पेन। क्या होता है? क्यों होता है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्थोपेडिक या जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, वो उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उसके साथ जब वो कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज़ करना है, आपको कुछ फिज़ियोथेरेपी लेनी है, तब आता है रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपी का। तो बैक पेन एंड फिज़ियोथेरेपी है आज का टॉपिक। नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ आशा, आपका अपना हेल्थ टॉक शो। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया देवलेकर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में और फिजियोथेरेपी उस रोल के बारे में जानेंगे कि कैसे वो बैक पेन में यूज़ होता है और उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो बैक पेन को रिलीव करते हैं, इस पीठ दर्द को थोड़ा रिलीव करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट जो इसी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर रश्मि निगम। शी इज द डायरेक्टर ऑफ संभव फिजियोथेरेपी क्लिनिक। शी हैज मोर देन 11 years of experience in the field of physiotherapy और लंग फिजियोथेरेपी में। आज हम जानेंगे उनसे क्या होता है बैक पेन और रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू आवर शो एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो। डॉक्टर रश्मि, जानेंगे हम आपसे कि क्या होता है बैक पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you very much for having me here, and thank you very much for taking this topic, which is one of the most important topics, the widespread issue in India or globally. Correct. So this is one of the biggest topic one should actually hear and listen to. So back pain हम जिसे कहते हैं, it is not a disease. ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है. Back pain is a symptom. इट्स अ सिम्टम जो आपको बताता है कि हाँ कुछ बॉडी में, इट इज़ अ सिग्नल, इट्स अ वार्निंग साइन कि कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली रिलेटेड टू बैक। सो हम काफ़ी डर जाते हैं कि बैक पेन एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम एंड करेंगे सीधा सर्जरी के लिए। सो ये वैसा नहीं है। इट्स मोर ऑफ द मैकेनिकल इशू दैन अ डिजीज जहाँ पे हमें डर लगे या हम रुक जाए उसको लेके। ओके, बैक पेन के कई कारण होते हैं। ऐसा कौन सा एक या फिर उन कारण जो होते हैं उसकी वजह से ऐसा कोई प्रभावित कारण होता है जिससे बैक पेन ज़्यादा होता है? ओके, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक कि बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला है डिस्क स्पाइन जो है अपनी बैक, उसको अगर डिकोड करेंगे तो बैक अपना स्टार्ट होता है सर्वाइकल स्पाइन से। रीढ़ की हड्डियां जिसे कहते हैं, सर्वाइकल होती है, थोरैसिक होती है, लंबार होती है। तो ये सारे वर्टिब्रेस के बीच में गादियां होती है जो उसको एक इसमें रखती हैं। इन गादियों का काम क्या रहता है? शॉक अब्जॉर्बिंग। ये शॉक अब्जॉर्ब करते हैं। हम किसी भी कंडीशन में, हम बैठे हों, हम चल रहे हों, या सडन जर्की मूवमेंट किया या ट्विस्ट किया। सो एक वन ऑफ द कॉज है रिपीटेटिव स्ट्रेस और इंजरी टू द डिस्क। सबसे मेजर कॉज है। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अपना ही लाइफस्टाइल है। हम अपनी ही लाइफस्टाइल, जैसे काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है हमारी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है। फिर हम ऐसे काम करते हैं जैसे झुक के काम करना, या फिर काफ़ी घंटों तक एक साथ ऑफिस में बैठना इस पोजीशन पे, चीज़ें हैवी चीज़ें लिफ्ट करना, या फिर जिम करना जिसमें गलत ऐसे पोस्चर्स यूज़ करना जो हमारी स्पाइन पे, जो हमारे गादियों पे ज़्यादा रिस्क डाले। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रिस्क फैक्टर। देन कम्स एज। एज इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वेयर एंड टेयर होता है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। जो गादी होती है वो गादी के दो हिस्से होते हैं। अंदर का हिस्सा है जो वाटरी कंटेंट होता है, इसका नाम न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, और बाहर जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं। अब जैसे एज बढ़ती है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है जो पूरा पानी से बना हुआ है, ऑलमोस्ट 90% इट कंटेन्स वाटर। विथ एज दिस वाटर कंटेंट डिक्रीजेस, वो डेसिकेट होने लगता है। तो उसके कारण डिस्क की हाइट रिड्यूस होने लगती है, और हम कॉन्स्टेंटली ओवर आवर लाइफ उसको इस पोजीशन पे रखते हैं, आराम से रखते हैं, द पोजीशन जहाँ पे उसका स्ट्रेन बढ़ता है। सो एज द एज इंक्रीजेस,
जो डिस्क की हाइट है वो कम होती जाती है, तो उसकी वजह से पेन चालू होता है। देन मस्कुलर इम्बैलेंस, लैक ऑफ एक्सरसाइज करने की वजह से जो मसल इम्बैलेंस होता है, कई मसल्स वीक होते हैं, कई मसल्स टाइट होते हैं, तो उसकी वजह से बैक पेन होने लगता है। विमेन आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू बैक पेन दैन मेन। तो जेंडर स्पेसिफिक है बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन जो है इट इज मोर इन अ फेवरेबल पोजिशन फॉर मेन। सो टेस्टोस्टेरॉन का it acts as a protection mechanism, protective mechanism in terms of pain, whereas we see females में estrogen जिसकी मात्रा पूरे menstrual cycle में ऊपर नीचे होती है, it keeps fluctuating throughout the cycle. So there are the regions जहाँ पे sudden dip होता है estrogen का, जहाँ पे females are more sensitive to pain. Okay. So the 20 to 40 जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा ईस्ट्रोजन के फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो देयर आर फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गेटिंग दिस बैक पेन, एक्सपीरियंसिंग दिस बैक पेन। आपने ये भी कहा कि जैसे बैक पेन जो होता है वो ज़्यादा बैठने से या सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होता है, बट लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब भी होते हैं, जैसे हम बस कंडक्टर ले लो या अभी बस का ही अगर एग्जांपल ले तो ड्राइवर होता है जो पूरा टाइम बैठे रहते हैं, कंडक्टर हो जाए तो पूरे टाइम खड़े रह जाते हैं। तो कैसे बैक पेन इनमें भी है, इनमें भी है, तो क्या करे इस बैक पेन का? सो देखिए, आवर बॉडीज इज मेड टू मूव। वो जितना मूविंग में होनी चाहिए, जितना वो एक्सरसाइज, जितना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, वो एक जगह पे काम करने के लिए नहीं बनी है, वो मूव करने के लिए बनी है। सो कोई भी एक पोजीशन ले लो, आप सिटिंग ले लो या स्टैंडिंग ले लो, तो इधर इन सिटिंग और इन स्टैंडिंग, जैसे आपने कहा बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर का जॉब रहता है पूरा टाइम बैठना, बस चलाना, एंड उनका ऐसा रहता है कि वो उनकी स्टीयरिंग आगे रहती है, तो वो कॉन्स्टेंटली इस पोजीशन पे रहते हैं, झुके हुए पोजीशन पे रहते हैं। आप देखिए हमारी स्पाइन जैसे रीढ़ की हड्डी जैसे ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, जिसपे स्पाइन डिस्क पर से प्रेशर ऑफलोड हो, वो जाते हैं स्लोली स्लोली स्लाउचिंग पोजीशन पे, ये पोजीशन पे। तो रैपिड, और ये 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं है, ये ओवरऑल पूरे लाइफ स्पैन में उनके जॉब की वजह से, जो ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, वो ये हो जाता है, उनकी स्लाउच हो जाती है, तो धीरे धीरे बैक पेन बढ़ने लगता है। सो दैट इज वाई, जैसे अभी ये हो गया सिटिंग, अभी कंडक्टर की जैसे आपने बात ले ली, तो कंडक्टर पूरा टाइम खड़े रहेंगे, वो अपने बैलेंस को मेंटेन करके रहेंगे। कभी बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी एक्सरसाइज करे या वो व्यायाम करे घर जाके, या फिर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करे। तो स्टैंडिंग जॉब में जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्चर ले लिया, उससे हमें ज़्यादा टाइम तक अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मस्कुलर इम्बैलेंस होते हैं। कंटिन्यूसली एक चीज़ को उसी पोजिशन पे रखेंगे तो उसकी एलिमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज वीकन होने लगती है, जिस वजह से दे आर मोर प्रोन टू बैकएक। ओके, तो मोबिलिटी रखना ज़रूरी है। मोबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स तो हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो उसमें भी जैसे सर्जन्स काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, सेडेंट्री या फिर बैठे हुए जो है आईटी सेक्टर्स होते हैं, तो ये सब में अगर मैसेज देना चाहें तो मोबिलिटी इज़ द क्लियर मैसेज विच इज़ कमिंग आउट। आज ये टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं, बट क्या आप अपने पेशेंट्स में भी ये सिम्टम सब में देखते हैं या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही ये सिम्टम ज़्यादा पाया जाता है? तो ये कहा जाता है कि हर at least 90%, at 70 to 90% of population, a widespread area of population will have back pain at some point in their life, because of the stresses that is placed on the spine, because of lack of mobility, because of unawareness। जो अब लोग अवेयर नहीं है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी बैक पेन को ठीक करने के लिए, एंड मोर ओवर अगर समझो उन्होंने ठीक भी करा लिया तो उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए ताकि वो रिकर नहीं हो। रिकरेंस काफी ज्यादा होता है बैक पेन के केसेस में। और अभी आप समझ लो, अगर आज पेन हुआ है, एक्यूट पेन हुआ है, लोग ज्यादा करके उसको घर पे ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट वही पेन अगर हम निग्लेक्ट करें, अगर हम छोड़ें कि ये आता जाता रह रहा है, वो क्रॉनिक पेन में टर्न हो जाता है। तो अभी एज ग्रुप तो अडोलेसेंट में भी होता है, बच्चों में भी होता है और बूढ़ों में भी पाया जाता है। बच्चों में होने के कारण क्या है, क्योंकि उनके बैकपैक्स
बैग ज्यादा हेवी होती है, लैपटॉप होते हैं उनके, बच्चों के स्कूल में जैसे आप बोल सकते हो, स्कूल में हेवी बैग्स होते हैं, उनके टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी वो भारी स्कूल लेके जाना, और एक बार दो बार नहीं, कंटिन्यूसली एवरी टाइम टिल दे आर इन 10th स्टैंडर्ड, वो कंटिन्यूसली ऑफलोड नहीं होती है स्पाइन, वो हैवी वेट, हैवी बैग्स लिफ्टिंग, एंड वो स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा ये रहते हैं बच्चे, तो उनको कभी भी मसल स्ट्रेन, मस्कुलर स्ट्रेन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ओवर यूज इंजरी, जैसे खेल खेल के कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट, हाँ, तो उस वजह से बच्चों में भी और एडोलेसेंट ग्रुप में भी पाया जाता है, बैक पेन काफ़ी होता है। ओके, तो ये वेरिड एज ग्रुप से और वेरिड जेंडर स्पेसिफिक, 60 एंड अबव बोलेंगे, कहा जाएगा तो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से होता है, और बच्चों में तो ये स्पेसिफिक रीजन है कि हैवी बैग्स उठाने की वजह से, या फिर इनकरेक्ट पॉस्चर की वजह से, ये इन चीजों से। तो आई थिंक वो जो बैग जब लेते हैं तब डायरेक्टली उनको ठीक से चलना है, तो या तो नायलॉन की बैग होनी चाहिए, या तो कैनवस की बैग होनी चाहिए, या तो फिर, और एक चीज बच्चों जब स्कूल गोइंग किड्स में ये है, तो 10 to 20% ऑफ देयर होल बॉडी वेट इतना ही उन्हें बैग कैरी करना चाहिए। ओके ओके ओके। हम जैसे आपने कहा था कि महिलाओं में ये समस्या अगर ज़्यादा होती है, हमने ये भी देखा है कि हमारे एक पेशेंट ने ये भी पूछा कि उनको सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स है, तो जैसे गैप ऑफ बैक जो हड्डियाँ होती है उसमें गैप आ गया है, क्या होता है ये गैप? ओके, जैसे मैंने बताया अभी कि हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है, गादी होती है, तो वो गादी हमारे ही ओवर यूज की वजह से, या फिर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर पुअर मस्कुलर बैलेंस की वजह से, या पुअर पोस्चर की वजह से, वो धीरे धीरे कंप्रेस होके ऐसे होने लगती है। ओके, ठीक है, हम फोन यूज करते हैं तो हमारा कंटिन्यूसली पोस्चर ऐसा रहता है, हम ऐसा रख नहीं पाते, हम ऐसा रख पाते हैं, कीबोर्ड भी हमें यूज करना आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं, तो उन सब के कारण जो गादी पे स्ट्रेस प्लेस्ड होता है, वो एक बार या दो बार से नहीं, वो कंटिन्यूसली रिपीटेटिव होने के बाद जो स्ट्रेस प्लेस्ड होता है गादी पे, उसकी वजह से जो अंदर का मटेरियल है वो धीरे धीरे पिचक के बाहर आने लगता है। अब जो पिचक के वो बाहर आता है तो नेक पेन होने लगता है, लेकिन अगर पिचक के बाहर आया, उसने स्पाइन की, उसने नर्व को इम्पिंज किया, तो वही पेन हमारा ऊपर से नीचे तक आने लगता है हाथ में, दोनों हाथ में, क्योंकि यहाँ से हमारी मेजर इंपॉर्टेंट नर्व्स निकलती है जो दोनों हाथ को सप्लाई करती है। तो उन केसेस में टिंगलिंग, अगर नस को कंप्रेस किया, नस को दबाया, तो टिंगलिंग, नमनेस, वियर्ड अलग सा सेंसेशन पूरे हाथों में आता है, या तो उंगलियों में आता है, या तो पीछे के पोर्शन में आता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से लेवल पे इम्पिंज हुआ है, मतलब कंप्रेस हुआ है गाद। ओके, अब आते हैं हम डायरेक्टली उस सवाल पे कि क्या होता है फिजियोथेरेपी का रोल बैकएक में? ओके, सो फिजियोथेरेपी काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों के एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। फिजियोथेरेपी क्या करता है, सबसे पहली पेन, ये पेन को एलिविएट करने में हेल्प करता है, पेन रिडक्शन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। पेन रिडक्शन कहा जाए तो काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से पेन कम हो। उसमें मोडालिटीज़ आती हैं, मैनुअल थेरेपी आती है, एक्सरसाइजेस पार्ट आते हैं। एक्सरसाइजेस कुछ ऐसे जिससे एवेल्युएशन के लिए भी ले सकते हैं हम उसको, ट्रीटमेंट के लिए भी ले सकते हैं, जैसे इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मैकेंजी एंड मोबिलाइजेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से बैक पेन कम होता है। एंड एक कोई स्पेसिफिक, कोई ये नहीं कह सकता कि एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से, या एक स्पेसिफिक मोडालिटी, या फिर हीट ट्रीटमेंट, या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट, या फिर कोई स्पेसिफिक मोडालिटी लेने से बैक पेन कम हो जाए। इट इज़ अ ओवरऑल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस प्लस मैनुअल थेरेपी कॉम्बिनेशन जो हेल्प करता है बैक पेन रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो आपने कहा कि एक्सरसाइज और थेरेपी, क्या होती है थेरेपी? जैसे कुछ हम दर्शक जो जानते हैं वो होता है लाइट देना, तो क्या होता है, मतलब क्या होता है लाइट देना और क्या होता है एक्सरसाइज? ओके, तो पेन को कम करने के लिए मशीन्स आती हैं, जैसे हम उसे इंटरफेरेंशियल थेरेपी IFT, या फिर टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जिसे हम कहते हैं, और सारी ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, और सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। अब IFT को देखा जाए या टेंस को देखा जाए तो वो क्या करता है, हमारा जो पेन है, पेन इज अ सिम्टम जैसे मैंने कहा, तो पेन
जाता है स्पाइन से, अभी हम यहाँ पे पेन परसीव करेंगे, वो स्पाइन से जाता है ब्रेन की तरफ। तो आईएफटी क्या करता है, उधर अगर हम इलेक्ट्रोड्स, मतलब एक इलेक्ट्रिकल मोडालिटी है जहाँ पे लाइट नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट्स आते हैं जो हम वहाँ पे लगाने से वो पेन को स्पाइनल लेवल पे ब्लॉक कर देता है, वो उसको ऊपर जाने ही नहीं देता। तो पेन हमारा कम हो जाता है। और वो दूसरी चीज एंडोर्फिन्स करके एक केमिकल होता है जो बॉडी में वो लगाने से रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स इज अ नेचुरल पेन किलर, बॉडी अपने ही मैकेनिज्म से वो डेवलप करती है। ये लगाने के बाद उससे पेन कम होता है। एंड थर्ड थिंग इज वो वहाँ का लोकल ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। एंड जरूरी है एग्जैक्टली। और वहाँ पे नर्व्स मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ये चारों चीज़ों की वजह से हमारा पेन कम होने लगता है। ये भी एक सवाल था हमारे दर्शक का, एक जो हम हमारे चैनल फॉलो करते हैं कि क्या मुझे ये फिजियोथेरेपी या लाइट जो लेना है वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा या उसकी क्या फ्रीक्वेंसी में लेना पड़ेगा उसको? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मतलब लोगों को लगता है कि ये हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेडिसिन है वैसे इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ है, आपका पेन कम करने में हेल्प करेंगे, बट यही मोडालिटीज़ रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ट्रीटमेंट जो है, जो जड़ तक जाती है, जो मस्कुलर इम्बैलेंस रेक्टिफाई करता है, जो स्ट्रेंथनिंग करता है, वो सिर्फ एक्सरसाइज ही कर पाएगी। तो दोनों हैंड इन हैंड चलना बहुत ज़रूरी है। ये आपको उसी टाइम तक लेना पड़ेगा जहाँ तक आपको पेन है या पेन कम हो रहा है। और उधर से फिर एक्सरसाइजेस हेल्प करते हैं इम्बैलेंसेस को इम्प्रूव करने में, स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव करने में। ट्रैक्शन क्या होता है? अक्सर हॉस्पिटल्स में भी ट्रैक्शन लगाया जाता है, क्या होता है ट्रैक्शन? ट्रैक्शन वो एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम टेम्पररी स्पाइन के बीच में डिस्ट्रैक्शन ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पीआईडी मतलब प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क जिसे कहते हैं, डिस्क अब कॉमन लैंग्वेज में डिस्क बल्ज कहते हैं, या फिर जैसे नीचे जो जाता है सियाटिका कहते हैं। तो वो कंप्रेस करता है, इम्पिंज करता है स्पाइन नर्व्स जो पास होती है। तो हम ट्रैक्शन की मदद से उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, और ताकि वो टेम्पररी बेसिस पे रिलीफ लाए, कंप्रेशन को डीकम्प्रेस करे और वहाँ पे रिलीफ मिले। तो टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स मिलता है ट्रैक्शन से। तो ये ज़्यादा करके सर्वाइकल के लिए और लंबार के लिए, मतलब गर्दन के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए पेशेंट स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है। हमारा बैकएक अगर सपोज क्रॉनिक है, जैसे काफ़ी लंबे समय तक चला आ रहा है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? काफ़ी सारे लोगों का कहना रहता है बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है तो वो कोई भी लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट वो फिर जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बट फिर आते हैं कि पेन ठीक नहीं हो रहा है। और ये करते करते या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो लेप लगाते हैं, बट फिर से आते हैं कि पेन ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती है कि कहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे बैक पेन कम हो। तो ऐसे केसेस में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही आपको बराबर गाइड कर पाएंगे कि आपने कौन से मेडिसिन लेने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और इज सर्जरी रिकमेंडेड और नॉट। ये सारे सवाल वही अच्छे से बता पाएंगे कि आपने कब सर्जरी के लिए कॉल लेना चाहिए या कब फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कब एडवाइस की जानी चाहिए सर्जरी या रोल ऑफ फिजियोथेरेपी शायद कब तक आप बोलोगे कि लिमिटेड है, और उसके बाद आई थिंक ऑर्थोपेडिशियन रोल आ जाता है, इज द राइट थिंग टू आस्क यू। सो सर्जरी, यदि हमने सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ट्राई कर लिए और कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, एंड जो पेशेंट का जो बैक पेन है वो उतर के नीचे की तरफ, थाई से लेके नीचे की तरफ आ रहा है, एंड उनको टिंगलिंग मतलब मूंगी आना, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर पैरों में कंटिन्यूसली बैठने पे, उठने पे, सोने पे पूरा टाइम दर्द हो रहा है, या फिर उनके पैरों में से चप्पल निकल जा रही है, या फिर बावल ब्लैडर मतलब यूरिन में और मोशंस में उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो एक अलार्मिंग साइन है, और कि इधर हमें सर्जरी ही इफेक्टिव रह सकती है। हम और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी नैरोइंग जो हो जाती है कैनाल की, स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग इतनी ज़्यादा हो जाती है
तो उस केसेस में फिर फिजियोथेरेपी का रोल एक हद तक ही होता है, उसके बाद करेक्ट। हमें सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है रिकवर करने के लिए। मैडम एक्चुअली हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें जाना है और क्रॉनिक बैक पेन से अगर हम सफ़र करते हैं तो हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं ऑर्थोपेडिक उनको दिखाना ज़रूरी होता है। हम आते हैं एक ऐसे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस को समझने पर। क्या होता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अगर हमें है बैक पेन बहुत टाइम से? ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उनका पेन कम हो जाता है, फिर वो वापस अपने लाइफस्टाइल में जाते हैं हुँ, और वो वही काम करते हैं जो पहले जैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, वो हुँ, वही लाइफस्टाइल को फिर से अपनाते हैं। हुँ, जैसे वही ऑफिस जाना, वैसे ही हुँ, बैठना, वैसे ही सारे एक्टिविटीज करना। तो हुँ, कुछ समय बाद वो पेन फिर से रियकर होता है, वो हुँ, दर्द फिर से वापस आता है। हुँ, तो इसका मतलब हमने ट्रीटमेंट तो कर ली, एक्सरसाइज का पार्ट जिससे पेन कम हो सकता था वो भी कर लिया, अच्छा, हाँ, बट कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी आती है, हमने वो नहीं की, वो स्किप किया। या फिर कुछ पेशेंट्स को लगता है कि पेन चला गया है तो हुँ, सब खत्म हो गया, अभी हम बैक टू पेवेलियन हैं, बट हुँ, वैसा नहीं होता। हुँ, रूट कॉज तक जाने के लिए हमें जो मस्कुलर इम्बैलेंसेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कोर स्टेबिलिटी लाने के लिए, हुँ, ओवरऑल फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी चीज़ें जैसे एक्सरसाइजेस, कोर एक्सरसाइजेस, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ओह! अब आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो वो हुँ, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं। जैसे सबसे पहले चीज़ है गैजेट्स यूज़ करना, जो हम हुँ, गैजेट्स ऐसे यूज़ करते हैं, फ़ोन को ऐसे यूज़ करते हैं, हमें हुँ, उसको आई लेवल पे रखना चाहिए। आई लेवल पे ओके, स्क्रोलिंग, ब्राउजिंग जो भी हम ओके, करते हैं वो आई लेवल के इस पे होनी करेक्ट, चाहिए, हाँ, ये लेवल पे होनी चाहिए। दूसरा पोस्चर पे हमें बहुत ध्यान हुँ, देना चाहिए। जैसे पोस्चर हमारा ऐसा रहता है हुँ, काफ़ी, तो उसको करेक्ट, रेक्टिफाई करने के लिए सिर्फ ये कह देना कि आप सीधा बैठो पूरा टाइम, वो हर किसी के लिए पॉसिबल फीजिबल नहीं है, नहीं या रहता। हुँ, कोई भी एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, लेकिन करेक्ट, उसको लाइफ लॉन्ग उसकी आदत बनाना बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट, तो जब तक अपना कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हम हुँ, ऐसे बैठ नहीं पाते, हम स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज कर नहीं पाते, वो हुँ, ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में चला जाता है। हुँ, तो कोर एक्सरसाइजेज वेरी इंपॉर्टेंट जो करनी रहती है पोस्ट, इवन इफ यू आर, अगर बैक पेन चला भी गया, रिलीफ भी मिल गया, तो भी हुँ, ये सेट ऑफ एक्सरसाइज ऐसा है जो आपको करने से हुँ, रिकरेंस हुँ, और प्रिवेंशन ऑफ हुँ, फर्दर पेन काफ़ी हेल्प मिलता है, काफ़ी रिलीव होता है। ओके, आप एक तरीके से उसको वापस आने से रोक रोक सकते सकते हो। हो, हाँ, करेक्ट। आपको बने रहना है हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर रश्मि हमें बताएँगे कि कौन से ऐसे एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हम रेगुलरली करना हमें हमारे लिए बेनिफिशियल है इन अवर डे टू डे भागती हुई ज़िंदगी में भी कुछ समय लेकर भी या कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खड़ा रहना है। तो आपको बने रहना है हमारे साथ क्योंकि आगे चल के हमें ये एक्सरसाइज़ेज़ वो हमें दिखाएँगे। डॉक्टर रश्मि आप आए और आपने बैकएक जैसे एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है जो काफ़ी लोगों में दिखा जाता है एंड उसको इतनी सरलता से बताया कि क्यों होता है और फिजियोथेरेपी का उसका क्या रोल प्ले करता है जब एक पेशेंट को बैकएक है। हमारा यही प्रयास है हेल्थ आशा में कि ऐसे टॉपिक्स आप तक पहुँचाए, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए कि कैसे इन हेल्थ इश्यूज़ से हम मात करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे with one more health expert with one more health topic. तब तक please follow our channel and do subscribe Health Asha. Thank you so much. अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है मैडम जो बैक पेन से सफ़र करता है मतलब काफ़ी लंबे समय तक तो ऐसे कौन से स्लीपिंग पोजीशंस होते हैं जो उनको मेंटेन करना है जिससे बैक पेन उनका रिलीव हो और कंसिस्टेंटली एक अच्छा उसको राहत मिल सके उस बैक पेन से? स्लीपिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम जिस पोजीशन पे सोते हैं उसमें धीरे धीरे बैक पेन आने लगता है हमको। ऐसी पोजीशन जो हमारी रीढ़ की हड्डी में और गादियों में कम से कम प्रेशर डाले, वो पोजीशन हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आइडियल स्लीपिंग पोजीशन होता है, वो सोने से हम अपने बैक को कम से कम इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हमें तकिए की ज़रूरत पड़ सकती है। तकिया यूज़ करके ही हम आइडियल स्लीपिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। You can ओके, actually show. हाँ। Demonstrate. सो
पिलो नेक के नीचे रखना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए कि वो शोल्डर से लेके नेक तक पूरा अपना एरिया कवर करे। ओके, साइड लाइन इज़ द आइडियल स्लीपिंग पोजिशन। तो अब आपको साइड लाइन में आना है और हमें और एक तकिए का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। दोनों घुटने टूवर्ड्स योर चेस्ट आप ऊपर लेके आइए हल्के से, और दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखेंगे। ये है आइडियल स्लीपिंग पोजीशन। इस पोजीशन में हम अपने बैक को कम से कम इंजर करते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक पेन है वो कम होने लगता है। ये है साइड लाइन। अब कोई किसी लोगों को साइड लाइन में मतलब एक तरफ नहीं सो पाते हैं, तो और उन्हें ऐसे लगता है कि बैक में ही उन्हें नींद, मतलब उल्टा सो के ही, पेट के बल सो के ही उन्हें नींद आएगी। तो आइडियली बैक उल्टा सोना, मतलब पेट के बल सोना इज़ नॉट एन आइडियल स्लीपिंग पोजीशन। फिर भी उसमें अगर हमें मिनिमाइज करना है रिस्क ऑफ बैक पेन, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? यू प्लीज गो प्रोन। उस वक्त पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए, और पिलो यहाँ पे अपने वेस्ट के नीचे रखेंगे ताकि पेल्विस के नीचे, ताकि यहाँ पे एक्सटेंशन कम से कम आए। ये इस स्लीपिंग पोजीशन पे हमारी गादी पे, स्पेशली द लोअर बैक एरिया, इस पे प्रेशर कम आता है, स्ट्रेस कम प्लेस होता है। तो ये प्रोन पोजीशन। अभी कई लोगों की आदत होती है कि वो घुटना मोड़ के इस तरीके से सोते हैं। इस पोजीशन में हमारे बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस प्लेस होता है, तो वो एक आइडियल स्लीपिंग पोजीशन बिल्कुल नहीं है। अगर प्रोन उल्टा पेट के बल सोना ही है तो पैर नीचे करके उल्टा इस तरह से पेल्विस के नीचे, मतलब वेस्ट के नीचे तकिया रख के सोने से बेटर होता है। और सुपाइन, किसी लोगों को सीधा सो के, मतलब बैक पे सो के ही नींद आती है, उस समय पे तकिए का इस्तेमाल घुटनों के नीचे रखेंगे, घुटनों के नीचे। ये पोजीशन में कम से कम स्ट्रेस बैठता है स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी में और गादियों पे। दिस इज द आइडियल सुपाइन पोजीशन। मैडम, आपने कहा अपने टॉक में कि कोर मसल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो क्या होते हैं ये कोर मसल्स और कहाँ होते हैं? कोर मसल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोर कोई एक पर्टिकुलर मसल नहीं है, वो पूरा अपना, ये जो बैंड है इसे कहते हैं हम कोर मसल्स। ऊपर डायफ्राम होता है जो मेजर ब्रीदिंग, जिससे हम सांस लेते हैं, वो ब्रीदिंग का मसल, ब्रीदिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो। ये सारे एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक मसल्स और बैक मसल्स, ये पूरा जो कॉर्सेट बनता है उसे हम कोर मसल्स कहते हैं। और वो कोर मसल्स की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है, लोड ऊपर से, अपर बॉडी से लोअर बॉडी में वेट शिफ्टिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर हमारे कोर मसल्स में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, अच्छी इंड्योरेंस होती है, तो हम कोई भी काम एफिशिएंसी से कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, उसका आउटकम अच्छा होता है। और अगर हमारे कोर मसल में स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम अपना पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं। वरना कोर अपना अच्छा नहीं है, पुअर है, तो हम फिर से ये पोजीशन में आ सकते हैं। तो कोर का अच्छा अपराइट होना, उसकी एंड्योरेंस होना, उसकी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। और कोर एक्सरसाइज के लिए कोई एक पर्टिकुलर नहीं, कोर मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, उसमें सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज रहते हैं। और कोई एक एक्सरसाइज किसी एक को सूट होती है, किसी को नहीं सूट होती है, तो उसके काफ़ी फॉर्म्स होते हैं जिसको हम इम्प्रूव करते हैं, जिसको हम इंक्रीज करते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक। ओके, हम आपसे जानना चाहते हैं मैडम, ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जिससे बैक पेन कम हो सकता है? ओके, तो ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहूँगी कि कौन से एक्सरसाइज से बैक पेन रिलीव हो सकता है। ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ मेजर एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो करने से हमारे पेल्विस की स्टेबिलिटी बेटर होती है, हमारा बैक पेन रिड्यूस होता है, एंड हम कोर एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने से पहले उसे बेसिकली एक्टिवेट कर सकें। पेन कम करने के लिए काफ़ी सारे एक्सरसाइज है, पर हम बेसिक करेंगे जिसमें जो इनिशिएट कर सकती है पेन को रिलीव करने में। उसमें हमें सीधा सोना है, पीठ के बल दोनों पैर जोड़ लेना है, और ये जो एरिया है जिसे हम पेल्विस कहते हैं उसका मूवमेंट करना है। अभी आप देखिए, जब हम सोते हैं तो यहाँ पे एक कर्वेचर बनता है, तो उसी कर्वेचर को फोकस करके हम उसे, ये पेल्विक टिल्ट्स कहते हैं इस एक्सरसाइज को, नीचे एंड ऊपर,
ये हमने किया नीचे, ये रीढ़ की हड्डी को बेंड करता है एंड ये आर्च को इम्प्रूव करता है। इसके रिपीटेडली करने से जो रीढ़ की हड्डी के बाजू के मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है एंड उस चीज़ों से बैक पेन कम होता है। काफ़ी पेशेंट्स जो कहते हैं हमें बैठने में काफ़ी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद पेन होना चालू होता है, धीरे धीरे वो पेन ऊपर तक आता है, पूरे बैक को कवर करता है। तो ये एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं हम इसको, जो बैक पेन रिलीव करने में स्पॉन्टेनियसली मदद करती है। इस एक्सरसाइज का नाम ही मैकेंजी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। इसमें आप पेट के बल लेट जाइए, हाथ शोल्डर के एग्जैक्टली साइड में रखेंगे और धीरे से ऊपर की तरफ उठेंगे। जब आप ऊपर उठते हैं तो आप लंबी सांस लेके उठने से ये जो एक्सरसाइज है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें चलने के बाद पेन आने लगता है, कमर दर्द होने लगती है, थोड़ा ही दूर चलते हैं और उन्हें बैक एक होने लगता है और वो पेन नीचे की तरफ जाता है। तो कुछ एक्सरसाइजेस उस पेन को रिलीव करने के लिए काम आती हैं, जैसे कि सीधा सो के सिंगल लेग नी टू चेस्ट करना या फिर दोनों लेग नी टू चेस्ट करना। इस पोजीशन से उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है और इसे कहते हैं डबल लेग नी टू चेस्ट पोजीशन। ये ज़्यादा करके स्पाइनल स्टेनोसिस में, लंबार कैनाल स्टेनोसिस में ज़्यादा काम आती है, बिकॉज ये उस नैरोइंग को टेम्परेरीली इम्प्रूव करता है। अब हम आते हैं कोर मसल एक्सरसाइज पे। जैसे मैंने कहा कि कोर एक पूरा कॉर्सेट बनाता है, तो एक सिंगल एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो बेसिक इनिशिएशन जिसे हम कहते हैं वो एक्सरसाइज आज हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये एक आइडियल पोजीशन है ऑन फोर्स, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे ज़मीन पे। इस पोजीशन पे हमें पहले ये एक्सरसाइज का नाम है कैट काउ। तो ये जो पोजीशन है लंबार पोजीशन, इसको आप नीचे करिए, हाँ, और साथ ही साथ सिर को ऊपर उठाइए, ठीक है, और ऊपर। आप ये करते वक्त पेट को अंदर खींच के रखेंगे तो एब्डोमिनल मसल्स, मतलब पेट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, मतलब कोर इंगेज रहता है। तो पेट को इंड्रॉ करिए, इसको नीचे करिए, हाँ। उसके बाद सेम चीज़ ये ऊपर, पेल्विस ऊपर और गर्दन नीचे। ये करते वक्त पूरा टाइम एब्डोमिनल मसल्स को, यानी पेट के मसल्स को अंदर खींच के रखेंगे। एक बार फिर करिए, एंड अप। दिस इज कैट कैमल एक्सरसाइज। अभी सेकेंड है, इसी पोजीशन पे हम पेट को इंड्रॉ करिए, पेट के मसल्स को खींच के रखना है, दोनों हाथों और दोनों पैरों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और वेट शिफ्ट कोई एक ही जगह पे नहीं, हाथों पे और पैरों पे। ये करते वक्त शोल्डर जो है, शोल्डर से रिस्ट पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए, पीछे ले लीजिए वो वाला हाथ भी, एंड हिप और नीज एक ही लाइन में आना चाहिए। तो अब हम पहले पेल्विस को, स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं, नेक अप, डाउन, इधर से नीचे करिए, नहीं थोड़ा सा ऊपर, पेट के मसल्स को अंदर खींच के रखिए, नहीं नीचे, इंड्रॉ योर एब्डोमिनल मसल्स एंड वेरी स्लोली पैर को सीधा पीछे की तरफ ऊपर लीजिए। ये करते वक्त आपका स्पाइन पेल्विस रोटेट नहीं होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एंड धीरे से नीचे लेके आइए। द लेफ्ट लेग, परफेक्ट, नीचे, ओके। एक और तरीके से हम कोर मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। सीधा सो के दोनों पैर को मोड़ लीजिए नीचे। अभी ये एक्सरसाइज करते वक्त कोर की आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सब में पेट को अंदर की तरफ खींच के रखने से स्टेबिलिटी बहुत बेटर होती है। तो पेट को अंदर खींच के रखेंगे, दोनों घुटनों को 90-90 पोजीशन में रखेंगे एंड दोनों हाथ स्ट्रेट अप 90 पोजीशन में।
सो इन दिस पेट को अंदर खींच के रखिए, पैर और हाथ को दोनों को एक साथ बाहर लेना है, अंदर लाना है। Hold your tummy in, and while doing this you have to exhale out this way. Okay. It gives a great stability to the core muscles. एक और एक्सरसाइज जिससे हम बैक पेन रिलीव कर सकते हैं, कोर मसल को एंगेज कर सकते हैं और लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में सीधा सोना है, दोनों घुटनों को मोड़ के ज़मीन पे फ्लैट रखना है और पेट को अंदर खींच के कमर को ऊपर उठाइए। ये करते वक्त मुंह से फूंक मारिए। लिटिल मोर अप, गुड, डाउन, नीचे आके पेट टमी तक जो करके रखा है आपने वो छोड़ सकते हैं। लिफ्ट अप एंड डाउन। ओके, दिस इज ब्रिजिंग। अब इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। डायरेक्ट उठने से बैक के मसल्स को, स्पाइन को और रीढ़ की हड्डी में डायरेक्ट इम्पैक्ट और लोड आता है। तो आइडियली हमें कैसे उठना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आप सीधा सो जाइए। ओके, टर्न, एक साइड करवट ले लीजिए। एक पैर को आगे रखिए, अपने हाथों से प्रेशर लेके और पैरों पे से प्रेशर लेके साइड लाइन में ही ऊपर उठना है। हाँ, और उठ जाइए अब बराबर। हम बैक पेन काफ़ी हद तक ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, ऑफिस में जाके आइडियल पोजीशन में बैठना, उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। तो एक्चुअली आइडियल पोजीशन होती क्या है वो आज हम समझेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं कि उनके लेवल पे, उनकी हाइट पे नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है वो बराबर, जिसकी वजह से वो आगे सरक गए हैं और इस वजह से वो झुक से गए हैं और उनका नेक भी फॉरवर्ड आगे की तरफ चला गया है। तो हमें इस चीज़ को किस तरह से रेक्टिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, हमारा फीट जो है वो बराबर ग्राउंड पे टच होना चाहिए, जैसे कि वो बराबर है। अच्छे से टच रहने से घुटना और हिप ये दोनों सेम एक ही लाइन पे आने चाहिए। ये जो हिप और नी को लेके एक लाइन बनती है वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर को। तो उस वजह से हमारे हिप्स पे और हिप्स की वजह से कमर पे ज़्यादा लोड नहीं आता। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ से इनका कर्वेचर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो आगे की तरफ चेंज हो रहा है। तो आइडियल सिटिंग पोजीशन में हमें शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड रखने चाहिए, फ्री रखने चाहिए एंड पूरा मिड बैक से लोअर बैक तक पूरा सपोर्टेड होना चाहिए। एंड आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लंबार सपोर्ट दिया है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है, जिसके वजह से उनका आर्च हमेशा ड्यूरिंग वर्क, क्लिनिक, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वो पूरा पॉस्चर उनका ऐसे मेंटेन रहेगा। एंड जितना हो सके थोड़ा ये ऊपर रहेगी चेयर तो अच्छे से पूरा बैक सपोर्ट हो सकता है। तो आइडियल एडजस्टेबल होनी चाहिए चेयर, जो पर्सन की हाइट से बिल्कुल मिलती हो एंड इस तरीके से हेड ओवर द शोल्डर रहना चाहिए। आई लेवल जो है बिल्कुल मॉनिटर के एकदम अपर 1/3 पे होगा तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उसी वजह से फिर आई पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड ये जो शोल्डर और रिस्ट का एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज एल शेप होगा, तो शोल्डर पे और अननेसेसरी अपर बैक पे लोड नहीं आता है। और रिस्ट का पोजीशन जो है माउस को पकड़ने के लिए वो इस तरीके से होना चाहिए। तो अगर आई लेवल पे मॉनिटर नहीं है तो या तो डेस्क का हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर मॉनिटर को सिस्टम को या लैपटॉप को किसी चीज़ के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, जैसे वुडन ब्लॉक हो गया या फिर कोई भी चीज़ से जिससे उसकी हाइट लेवल इंक्रीज़ हो जाए। सो दिस शुड बी एन आइडियल पोजिशन, दिस शुड बी एट 90 डिग्रीज, जिससे बैक पे प्रेशर कम आ सकता है। एंड एवरी 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, उठ के वॉक करना चाहिए, सो दैट इट इज़ वो पर्टिकुलर पॉस्चर एक टाइम तक ज़्यादा मेंटेन ना हो। एंड अगर किसी भी रीज़न से शोल्डर ऐसे जाता है या फिर पॉस्चर स्लाउच होने लगता है तो इस तरह से रिक्लाइनिंग चेयर ले सकते हैं, जिससे वो पीछे भी हो सकते हैं और उसी के साथ उनका बैक भी साथ ही पीछे जा सकता है। सो वो पूरा साथ में जाएगा तो बैक पे प्रेशर नहीं आएगा चेयर के साथ। अगर वर्क स्टेशन आपका स्टैंडिंग में है तो
आइडियल स्टैंडिंग पोजीशन आपका ये रहना चाहिए, हैंड इस पोजीशन पे रहना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो धीरे धीरे हमारा स्वे बैक होने लगता है या फिर हम ज़्यादा स्लाउच करने लगते हैं, तो वो दोनों भी आइडियल नहीं है। सो वर्क स्टेशन होने के लिए वर्क स्टेशन ऐसा होना चाहिए जिससे आपके हाथ पैरेलल रहें ऑन द डेस्क। वन टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस इज़ after every 20 minutes look 20 meters away for 20 seconds, that will relieve pressure from your eyes, and every 30 to 40 minutes एक लंबा स्ट्रोल या फिर छोटे से एक्सरसाइजेस जैसे कि आप ऐसे कर लिया एंड ऐसे कर लिया, तो आपके बैक पे प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम आएगा और आपकी मोबिलिटी मेंटेन होगी। एंड थोड़े से नेक स्ट्रेचेस कर लेंगे, थोड़े से शोल्डर एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो मोबिलिटी बनी रहेगी उस पर। For following our videos and hearing more of such information, do follow Dr. Priya Devlekar's Health Asha. And also to subscribe my channel. If you require any specific health topic to be covered in my talk show, do let me know. Thank you.